एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि वैसे ही 69th बीपीएससी जो है वो 30 सितंबर को है। और अब मन में चल रहा होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हम रिवीजन कर सकें, है ना। मतलब मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे भी पता है कि जितना ज्यादा हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उतना ज्यादा हम रिवीजन कर लें, वो ज्यादा बेटर होता है। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? वो है एमसीक्यू सॉल्व करना। जितना से ज्यादा हो सके उतना आप मतलब एमसीक्यू सॉल्व करिए। इसीलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बीपीएससी में पिछले 10 सालों में, हालांकि हमने लिखा है 10 साल, लेकिन है ये 24-25 साल का, मतलब किसी किसी की तो एज से भी ज्यादा है। उसके भी क्वेश्चंस को हमने मतलब कवर किया है। और इसको हमने स्टार्ट क्यों किया है मॉडर्न हिस्ट्री से? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो सोचिए इसका कितना ज्यादा वेटेज है। इसलिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे इस सीरीज में। और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रखा हुआ है, आप प्लीज उसको लिंक पे क्लिक करिए और पार्ट 1 भी देखिए, ताकि सीरीज से आप कनेक्टेड रहें और आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब अच्छे से होगा। बस जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब उतना अच्छा होगा एमसीक्यू करना। तो चलिए अब एमसीक्यू स्टार्ट भी कर देते हैं, बोलने से थोड़ी होने वाले सिर्फ। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जैसा कि हम सबको पता है कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, इसको मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। और ये भारत के अलग अलग कोनों में हुआ था। बस थोड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि जितने भी लोग इस रिवॉल्ट को किए थे, लड़े थे इस रिवॉल्ट में, सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं था किसी का भी कि वो भारत को आजाद कराएं या इंडिया को फ्रीडम दिलाएं, इंग्लिश में बोलें तो, क्योंकि बाइलिंगुअल है इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ, कि इंडिया को फ्रीडम दिलाएं। उनका बस ये था कि वो अपनी टेरिटरी में जो ब्रिटिश उनके साथ गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उनका बस उतना इंटरेस्ट था। इसलिए ये रिवॉल्ट इस वजह से मतलब थोड़ा सप्रेस हो गया था। तो ये तो 1857 का आपका नॉर्मल बात हो गई। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी देखते हैं कि कौन सा बिहार का एरिया है जो अनअफेक्टेड रहा है, मतलब जहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था 1857 रिवॉल्ट का, वो कौन सा एरिया है। तो ऑप्शन है दानापुर, पटना, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर। ये तो मतलब कोड्स दिए हुए हैं। ऑप्शन इसमें है ए यानी कि 4 और 5, बी यानी कि ओनली 5 मतलब मुंगेर, सी ओनली 4 यानी कि मुजफ्फरपुर, डी 3, 4, 5 यानी कि आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई हर एक जगह से कोई ना कोई तो बिहार के लड़ा ही था, लेकिन मुंगेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अनअफेक्टेड रहा 1857 रिवोल्ट में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंगेर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम का पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मिंटो? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे। वो इसलिए क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि मतलब उस टाइम क्राउन को क्या लगा, मतलब कि जो कंपनी है वो इंडिया में सही से रूल नहीं कर पा रही है, इसलिए वहां के लोग रिवोल्ट कर दिए, उसके खिलाफ लड़ जाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है इसकी पोस्ट हटा दी और वाइसरॉयशिप ले आए। और दूसरी बात ये कि 1858 में, अभी आगे भी वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको दिखाती भी हूँ, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इंडिया में एंड कर दिया गया और फिर क्राउन का रूल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका कैनिंग, ऑप्शन सी। ये तो हमने जाना 1857 और कैनिंग के बारे में। अब आगे देखते हैं। What was the main cause of failure of the 1857 revolt? मैंने आपको बताया ये ना कि 1857 का रिवोल्ट जो वो फेल भी हो गया था, किस वजह से हुआ, अब उसका रीजन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि लैक ऑफ
कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है इट्स इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इसका लास्ट ऑप्शन है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये था कि इन लोगों के पास एक कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। अगर सब मिल के लड़े होते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी फोर्स तैयार हो जाती। झांसी की रानी, हर जगह से आप देखें तो दिल्ली में हर जगह से लोगों ने इतना अच्छा अपना अपना मतलब टेरिटरी में स्टैंड लिया हुआ था। अगर ये सब एक साथ मिल जाते पूरी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, तो इस रिवॉल्ट को कोई नहीं रोक सकता था सक्सेसफुल होने से। बट ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, मतलब कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आया जाता है क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला। इसमें पहला क्या है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया। रीजन इसका क्या है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट्स शाइड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जिस तरह निजाम ऑफ हैदराबाद वगैरह ये लोग जो थे, इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने लोगों को नहीं सपोर्ट किया, इंडियंस को नहीं सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से एक ये मतलब बैकड्रॉप था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया रिवॉल्ट 1857, ये भी फेल हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी भी हैं, अब इतना कौन लाइन पढ़ेगा, पढ़ लेना, लेकिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी भी बोला गया है भाई 1857 रिवॉल्ट को, लेकिन किसने बोला है? ऑप्शन है सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन बी है सर जॉन के यानी कि केले, सर जॉन लॉरेंस ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी टी आर होम्स। आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने ही कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी किसने किया था? हिंदू मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, ऐसा इन्होंने बोला हुआ था। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली गए उनको पता होगा कि वहां पे एक ऑट्रम लेन भी है, तो ये तो खैर अलग बात हो गई। उसके अलावा सर जॉन के, इन्होंने क्या बोला था, मतलब कैली जो भी है, इन्होंने क्या बोला था कि जो 1857 रिवॉल्ट है वो एक सिपॉय म्यूटिनी है। इन्होंने बताया 1857 सिपॉय म्यूटिनी है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि कॉन्स्पिरेसी। अगर ये बोलते कॉन्स्पिरेसी तो आंसर भी कॉन्स्पिरेसी वाला इनका भी नाम आ जाता, बट इन्होंने बोला था सिपॉय म्यूटिनी है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिपॉय म्यूटिनी ये किसने कहा था कि 1857 है, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर जॉन केले। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा शौक था कि यार बताओ, हम जिस जगह रूल कर रहे हैं वहीं के लोग हमारे खिलाफ इतना बड़ा रिवॉल्ट कर दिए। तो मतलब जो क्वीन विक्टोरिया है, जो उस टाइम ब्रिटिश में बैठती थी, उनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रूल नहीं कर पा रही है सही से, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहां के लोगों का। अगर वो कंट्रोल कर लेती तो रिवोल्ट होता ही नहीं, वो मतलब कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे वो जो रूल वाला पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी से वो छीन लिया। और वो कौन से ईयर में छीना है या फिर कौन से ईयर में वो पावर उनको मिली क्वीन विक्टोरिया को, वो ईयर हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, सी है 6 जनवरी 1858 और डी है 17 नवंबर 1859। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 नवंबर 1858। मैंने आपको पहले बताया था कि 1858 में जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये देखिए राइटिंग बहुत ही खराब है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, फीलिंग्स को समझिए। वो 1858 में क्वीन विक्टोरिया को यानी कि क्राउन को मिल गई थी इंडिया में रूल करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं।
Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of 1857? तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था उसके सप्रेशन के बाद आया था। इसका हम ऑप्शन देखते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन या फिर साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पील कमीशन। और इसने क्या किया था कि इसने जो रेजिमेंट्स हैं उनको कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। और इस कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया कि बंगाल के जो सोल्जर्स हैं या सिपाही हैं उनका रेशियो 1:2 कर दिया जाए, यानी कि एक ब्रिटिश सोल्जर होना चाहिए और 2 इंडियन सोल्जर होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से छिड़े तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज्यादा लॉस ना हो, ना ब्रिटिश जो सिपाहीज हैं या फिर सिपाही हैं उनकी जान ज्यादा ना जाए। कौन फंसे ज्यादा? इंडियंस। कौन मरे? इंडियंस। रिवोल्ट भी इंडियन से करे और मरे भी इंडियंस, ये ब्रिटिश ने सोचा था। और इस पील कमीशन ने ऐसा रिकमेंडेशन दे दिया कि बंगाल में 1:2 का हम रेशियो मतलब ब्रिटिश को रखना चाहिए, जिसमें से कि 1 जो है वो सिपाही होगा। मतलब अगर 3 लोग हैं, 3 सिपाही हैं तो 1 सिपाही ब्रिटिश का होगा और 2 सिपाही जो हैं वो इंडियंस होंगे। ये ऐसा पील कमीशन ने रिकमेंड किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने इंडियंस की जाए, ज्यादा से ज्यादा लॉस इंडियंस का हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from Brahmins of UP and Bihar, Bengalis and Orissas from the east, Gorkhas, Sikhs, Punjabis in the north, Madras Presidency and Marathas. तो इन्होंने क्या किया था मैं बताती हूँ। जो ये यूपी और बिहार के सोल्जर्स थे ना वो 1857 में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए थे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को रिक्रूट किया था, क्योंकि ये लोग तो खुद ही इतने ज्यादा अच्छे तरीके से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटिश के खिलाफ। फिर बंगालीज एंड उड़ीसाज फ्रॉम द ईस्ट, ये तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किए थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवोल्ट में। तो इन लोगों को ब्रिटिश ने नहीं रिक्रूट किया था। ब्रिटिश ने किसको रिक्रूट किया था? इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, मतलब गोरखा, सिख्स, पंजाबीज इन द नॉर्थ। ये इसका करेक्ट आंसर है कि इनको रिक्रूट किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। मतलब कि ये जो नील दर्पण बुक है ये जो इंडिगो फार्मर्स है उनकी मिजरेबल कंडीशन को बताती है, उनके बारे में लिखी गई है कि इंडिगो फार्मर्स की क्या सिचुएशन थी, मतलब वो क्यों परेशान थे, इसके बारे में लिखा गया है। तो इसके ऑथर का नाम पूछ रहे हैं, तो हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी यानी कि दीनबंधु मित्रा। तो दोस्तों इन्होंने अपनी इस बुक में इंडिगो फार्मर्स की मिजरेबल कंडीशन को बताया है। और ये मिजरेबल कंडीशन हुई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था और इसके खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ उसको हम कहते क्या हैं, अब उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि जो ब्रिटिश थे वो बंगाल के किसानों को फोर्स कर रहे थे इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए, जो कि किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो का ट्रेड बाहर करके पैसा कमाना चाहती थी। उसको क्या फर्क पड़ रहा था कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है इंडियन, उसको तो बस अपना प्रॉफिट देखना था। और ऐसा भी हो रहा था कि मतलब उनकी जो पेमेंट थी, मतलब जो फार्मर्स है उनकी जो पेमेंट थी वो भी बहुत कम मिल रही थी। लेकिन 1859 में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ईयर। 1859 में एक नादिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, या फिर उस टाइम बंगाल था मतलब। तो वहां के 2 एम्प्लॉयज जो थे जो कि पहले इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, उनका नाम है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ कि भाई एक तो तुम जबरदस्ती फार्मिंग करवा रहे हो, जबरदस्ती हमें बोल मतलब अब खैर उन्होंने छोड़ दिया था, जबरदस्ती तुम फार्मर्स को बोल रहे हो कि इंडिगो का कल्टीवेशन करें, ऊपर से वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, इनको तुम इनकम भी कम दे रहे हो, सिर्फ तुम अपना ही मतलब फायदा देख रहे हो।
तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना, ऐसे तो हमारा लॉस ही हो रहा है। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसको कि हम इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। और ये कौन से ईयर में हुआ था? 1859। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो ये हमने पूरा जाना इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, इस बुक के बारे में और इसके ऑथर के बारे में। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये ईयर पूछ लेता है, इस बुक का नाम पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि दीनबंधु मित्रा ने कौन सी बुक लिखी है, तो नील दर्पण है। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि नील दर्पण बुक दीनबंधु मित्रा ने किस चीज के लिए लिखी है, तो इंडिगो फार्मर्स की कंडीशन बताने के लिए उन्होंने वो बुक लिखी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब आप देखिए एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे पीछे कर करके। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप परेशान मत होइए, आराम से आपका रिवीजन होते जाएगा। आप पढ़ते रहिए, बस सुनते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। आंसर है सॉरी, ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, यानी कि गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह, ये तो आपने देख लिया कि कूका मूवमेंट जो है वो गुरु राम सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले तो ये एक रिलीजियस रिवॉल्ट था, फिर धीरे धीरे वो होते होते ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाने का एक रिवॉल्ट बन गया। मतलब इनका पहले एम क्या था कि वो रिलीजियस रिवॉल्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका मेन टारगेट क्या हो गया, इनका एक आइडियोलॉजी हो गई कि हमें ब्रिटिश को इंडिया से बाहर भगाना है, उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हो गया। और 1872 में बाद में गुरु राम सिंह जी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और गुरु राम सिंह इतने बहादुर थे कि वो बेचारे जाते तो हैं, लेकिन 1885 में उनकी डेथ भी हो जाती है। ये बहुत ही बहादुर लीडर थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कूका मूवमेंट स्टार्ट किया था और 1885 में इनकी डेथ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, द पीजेंट वेटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, द peasants not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable, a protest movement that carried an indigo colored flag। ये एंड नहीं होगा, ये एन होगा, ए एन होगा, एंड नहीं होगा। ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। या फिर ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिगो रिबेल हुआ क्यों था, या इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ था, और इसके ऊपर किसने कौन सी बुक लिखी है, मतलब दीनबंधु मित्रा ने लिखी है नील दर्पण, वहां के फार्मर्स की मिजरेबल कंडीशन बताने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्यों? एक तो उनको फोर्स किया जा रहा था, ऊपर से उनको पैसे भी उतने दिए नहीं जा रहे थे जितना से उनका काम निकलवाया जा रहा था, इसलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। हु फाउंडेड द पागल पंथ? इसके ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, यानी कि करम शाह। करम शाह ने पागल पंथ, जो रिबेल बोलो या रिवोल्ट बोलो, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कब तक चला था मैं बताती हूँ। ये 1825 से शुरू होके 1850 तक चला था। ठीक है, और ये रिवोल्ट आगे बढ़ाया था करम शाह के बेटे टीपू शाह ने। मतलब इनके जो सक्सेसर थे, जिन्होंने ये रिवोल्ट आगे बढ़ाया था, वो करम शाह के बेटे थे, जिनका नाम था टीपू शाह। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शाह, उन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। हु वर द फराजीज? फॉलोवर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, फॉलोवर्स ऑफ दादू, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज, या फिर फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसमें फराजीज कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, यानी कि फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। अब ये तो हमें पता है कि ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के जो फॉलोवर्स हैं उनको हम फराजीज कहते हैं, लेकिन फराजीज है क्या? मतलब लोग बोलते हैं ना फराजीज, फराजीज ये है क्या? ये एक सेक्ट है, ठीक है, जिसको कि हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरीदपुर एक जगह है बंगाल में, वहां पे सेक्ट का फॉर्मेशन किया था, मतलब इस सेक्ट को बनाया था। फरीदपुर कोई जगह है,
मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि बंगाल में फरीदपुर कहाँ पे है। एक जगह है, वहां पे इन्होंने सेक्ट का फॉर्मेशन किया था। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ए, मतलब फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। हु फाउंडेड रामोसी कृषक जठा इन महाराष्ट्र? ऑप्शन है आपके जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फाड़के या फिर ज्योतिबा फुले। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भले वो यूपीएससी का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज का हो। आपको मतलब अगर ये रामोसी आया तो आपको याद भी होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं कि ईयर याद ही रहेगा, लेकिन ये रीजन तो याद होना चाहिए कि कहाँ से हुआ था ये। तो इसका रीजन है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र से स्टार्ट। और इसके फाउंडर थे, मतलब इसके लीडर या फिर बोलें कि इस जो ये रिबेल हुआ था इसके जो लीडर थे वो थे वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, महाराष्ट्र में उस टाइम हुआ ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो मैं बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में ना बहुत बड़ा फेमाइन आ गया था, यानी कि अकाल पड़ गया था, लोग मर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब अनदेखा कर दिया, उसने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया फेमाइन को दूर करने के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसी हरकत को देख के ही वासुदेव बलवंत ने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को इकट्ठा किया, यानी कि किसानों को इकट्ठा किया और एक पीजेंट फोर्स बनाई। ठीक है, और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। फिर बाद में उन्होंने उन्होंने क्या सॉरी फिर बाद में उनको ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और 1883 में वासुदेव बलवंत ने ब्रिटिश के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक की, जिसमें उनकी जान भी चली गई। यानी कि इनको पहले तो जेल भेजा गया और फिर 1883 में ये जेल में भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के खिलाफ, और इसी हंगर स्ट्राइक में इन बेचारे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके जो कर्ता धर्ता या लीडर थे उनका नाम है वासुदेव बलवंत फाड़के। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर रामोसी अपराइजिंग वॉज, ये अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हुआ था। अब वो रीजन पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न इंडिया, फिर वेस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। महाराष्ट्र तो वेस्टर्न घाट में आता है, तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट है। फिर हम देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के कितनी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो मैंने एक बार लिखा है सिर्फ, आपको स्क्रीन पे ये एक ही बार आया है। ऐसे ये 3-4 बार, मतलब कभी 2001 में, कभी 2011 में, कभी 2019 में यही सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन पूछा है। और ऐसे ही सेम पूछा है कि कौन से लोकेशन, क्या मतलब कौन से लोकेशन पे हुआ था, क्या लोकेशन थी, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा है। यहाँ पे तो अभी घाट्स दिया है, कभी कभी वो स्टेट दे देता है कि महाराष्ट्र में हुआ था या बंगाल में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। एक ही क्वेश्चन से बहुत आंसर्स और क्वेश्चंस और बन जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें वघेरा अपराइजिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे हुई थी। आपका ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा। वघेरा, जिस तरह आपको ये प्लेस भी पता होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, वघेरा, मतलब आंसर बड़ौदा। ठीक है, वघेरा ने हुआ क्या था कि वघेरा ने ब्रिटिश टेरिटरी पे 1818 यानी 1818 और 1819 के बीच में ब्रिटिश टेरिटरी पे अटैक कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वघेरा के साथ 1820 में एक पीस ट्रीटी साइन की अपराइजिंग रोक दी जाए, जिसके लिए उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी वगैरह के साथ, और ये जो अपराइजिंग है यहीं पे फिर रुक गई थी। तो ये तो हमने देखा वगैरह अपराइजिंग के बारे में, जो कि बड़ौदा में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवॉल्ट अकर्ड, मतलब कौन से साल में संथल रिवॉल्ट हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1831-32 AD, ऑप्शन बी 1844-46 AD, ऑप्शन सी 1851-52 AD, ऑप्शन डी 1855-56 AD, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1855 से 56 AD में संथल रिवॉल्ट हुआ था।
ये हुआ क्यों था? तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही ऑप्रेसिव, मतलब कि बहुत ही कंट्रोलिंग और फ्रीडम छीन लेने वाली जो सिस्टम है उसको मतलब लॉन्च कर दिया था। उसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, वो लगा दिया था। तो झारखंड के एक ट्राइबल ग्रुप यानी कि संथल ग्रुप, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब पहले एक साथ ही थे। तो वहां का एक ग्रुप है जिसको, झारखंड का एक ग्रुप है, वहां का मतलब झारखंड का एक ग्रुप है जिसको कि हम संथल ग्रुप के नाम से जानते हैं। वहां के 4 भाई, उनका नाम है सिडो, कान्हू, चंद और भैरव, ये चारों भाई थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और ये बहुत ही बड़ा रिवोल्ट था, इसलिए इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संथल रिवोल्ट का ऑप्शन डी, कि ये इस ईयर में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो 4 भाई थे, चारों भाई का नाम आपको पता होना चाहिए। एक है सीडो, दूसरा है कान्हू, तीसरे हैं चंद और चौथे हैं भैरव। इस सबका मैंने नेम का इनिशियल लिख दिया है क्योंकि मैं पूरा लिखा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये इन चारों का आप नाम भी याद कर लीजिएगा, कौन से ईयर में हुआ है ये भी याद कर लीजिएगा, कौन सी जगह से हुआ था, झारखंड। ये लोकेशन भी कभी कभी पूछता है, तो ये पता होना चाहिए। When did छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट अकर? हमने बहुत से ट्राइबल रिवोल्ट पढ़े हैं, बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा तो था, मतलब कि इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। 1807, 1820, 1858 से 59, या फिर ऑप्शन डी 1889। लेकिन ऐसा कोई ट्राइबल रिवोल्ट नहीं था कि छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट हो करके था। ट्राइबल रिवोल्ट मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट था या फिर मुंडा रिवोल्ट था, लेकिन स्पेसिफिकली छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट ऐसा करके कोई रिवोल्ट नहीं था। तो इसका कोई सा भी आंसर हम नहीं कंसिडर करेंगे। इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही बीपीएससी ने गलत पूछ लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाई संथल्स इन 1855? ऑप्शन कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बस्टेन, मेजर बोरो या फिर कर्नल वाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि मेजर बोरो। इनको संथस ने डिफीट कर दिया था। ये ब्रिटिश कमांडर थे, इनको हरा दिया गया था संथस द्वारा 1855 में, क्योंकि 1855-56 में तो ये रिवोल्ट ही स्टार्ट हुआ था, जैसा कि अभी आपने पढ़ा ही। इन्होंने इनको हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है उल गुलन रिवोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि उल गुलन रिवोल्ट वॉज रिलेटेड टू संथल, कच्छनाग, कोल या फिर बिरसा मुंडा। तो उल गुलन जो है उनको हम मुंडा नाम से भी जानते हैं, यानी कि मुंडा रिवोल्ट। इसको हम मुंडा रिवोल्ट भी कहते हैं। और ये जो है वो 19th सेंचुरी की बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब बोले तो रिवोल्ट थी, जिसने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। हालांकि ये अपना एम अचीव नहीं कर पाया था, बट इसने जो इम्पैक्ट छोड़ा था ना पूरे, मतलब इंडिया में और ब्रिटिश के ऊपर, वो बहुत अच्छा था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिरसा मुंडा। अब हम थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है ये चीज, ये रिवोल्ट के बारे में। तो जो मुंडा है वो एक ट्राइब थी जो कि झारखंड की थी, और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। ब्रिटिश हर जगह तो इंटरफेयर ही करते थे, उन्होंने इनके अंदर भी, मतलब इनका जो अपना पर्सनल स्पेस था उसमें भी जो भी ये काम करते थे उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से जो ट्राइब है वो बहुत ही परेशान हो गई और बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। Who was the leader of मुंडा रिबेलियन? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी या सिद्धू? अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन ए, यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या फिर नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं था। इनको ये नहीं चाहिए था कि कोई उत्तरांचल बना दिया जाए या कोई छत्तीसगढ़ स्टेट बना दिया, इनको चाहिए मुंडा लोकेशन बना दिया जाए। ये उनका एक एम था कि एक मुंडा स्टेट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट। न कि ये था कि उत्तरांचल, झारखंड या छत्तीसगढ़ एक अलग से स्टेट बना जाए, नहीं, मुंडा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, उनका एम था।
आगे देखते हैं, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावर, सॉरी, या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर बीच बीच में थोड़ा गला भी सूख जाता है तो थोड़ा वर्ड्स मेरे मुंह से टेढ़े मेढ़े निकल जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो जरा कोप अप कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। क्योंकि ये जो एरिया है ना, मतलब बिहार ही नहीं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आप समझो, यहाँ पे ही मुंडा और हो ट्राइब्स जो हैं, जो कि उस एरिया के से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया हुआ था, जिसको कि हम मुंडा रिवोल्ट या फिर हो ट्राइब्स रिवोल्ट भी कह के जानते हैं। इसलिए इसका आंसर बिहार होगा, क्योंकि बिहार जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट है, न कि पंजाब, सिंध या कठियावर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्लाइड है या फिर जो पूरा लेक्चर है ये एक रिवोल्ट पे ही चल रहा है, और रिवोल्ट जो है वो यूपीएससी का और यूपीपीएससी का, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, और बहुत ही टफ भी है, क्योंकि इसमें ईयर याद करना रहता है, कौन से ईयर में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, कौन सी लोकेशन थी, किसने इसको, मतलब कि इसके जो लीडर है उनका क्या नाम था, किसने ये रिवोल्ट स्टार्ट की। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है, इसलिए इसको हम एमसीक्यू से करें तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पेज पलटते हैं फिर भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमें ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि एक ही चीज अगर बार बार आएगी ना तो रिवीजन भी होते जाएगा और याद भी होते जाएगा, और कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा है होज रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ऑप्शन है 1620-21, ऑप्शन बी है 1720-21, ऑप्शन सी है 1820-21, ऑप्शन डी है 1920-21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1820 से 21 के बीच में होज रिवोल्ट हुआ था। होज रिवोल्ट, इसको हम हो रिवोल्ट से ज्यादा जानते हैं, ठीक है, इसको हो रिवोल्ट भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघभम, जो कि एक झारखंड में पड़ता है, इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघमम, जो कि पहले मतलब इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने सिंघमम, जो कि अब झारखंड हम बोलते हैं जिसे, उसे कैप्चर कर लिया था, और राजा परहत ने, मतलब जो राजा परहत थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के इस एक्शन के खिलाफ हो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि ब्रिटिश ने जबरदस्ती जो है वो सिंघमम को कैप्चर कर लिया, जिसको कि आज हम झारखंड से जानते हैं, झारखंड नाम से जानते हैं, उसको जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था, और ब्रिटिश के इसी एक्शन के खिलाफ राजा परपत ने रिवोल्ट छेड़ दिया, जिसको कि हम हो रिवोल्ट या फिर होज रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये कौन से ईयर में किया था, वो ईयर है 1820 से 21। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, द immediate cause of Deccan riots of 1872 was the shadow of the famine, high interest rates charged by Mahajans, high land revenue rates, protest against imposition, या फिर ऑप्शन ई, none of the above, more than one of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शैडो ऑफ द फेमाइन। हुआ क्या था कि 1875 में, मतलब फिर से एक फेमाइन आई थी, जहाँ पे कि महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने ना रिवॉल्ट छेड़ दिया था, क्योंकि वो भी, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है वो देख रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी इस फेमाइन को सही करने के लिए। तो उन इस वजह से इन्होंने ये रिवॉल्ट छेड़ दिया था, जिसको कि हम कहते हैं डेक्कन रॉयट्स। 1872 में ये हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया और बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी, मतलब कि जो कृषि संकट आ गया था और उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, वो बस आंखें बंद करके और मौन होके ये सब चीजें देख रही थी, और ये रिवॉल्ट छेड़ दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे लोग मर रहे हैं और तुम कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो जब तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ तो अब हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा। वो तो रिवॉल्ट हो गया फिर। चलिए दोस्तों, ये आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 25 क्वेश्चन, जिसमें हम सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स और ये सारी चीजें पढ़े हैं।
कौन से ईयर में हुआ, किसने लॉन्च किया या फिर किसने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। आई होप कि आपको वो सारी चीजें अब याद हो रही होंगी, क्योंकि एक बार में कोई चीज तो याद होती नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार वही चीज पढ़ेंगे, क्योंकि जो मतलब पार्ट है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, रिवोल्ट वाला, कि ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट्स रिवोल्ट, ये बहुत ही टफ है, इसमें ईयर वगैरह हम भूल जाते हैं। तो इसको हम एमसीक्यूज से पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि किताबें हम मतलब पढ़ते हैं, फिर पेज पलटते हैं और भूल जाते हैं कि हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था, या फिर 1-2 दिन बाद हम भूल जाते हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो वो याद होते जाएगा, इसलिए इजी रहेगा। तो आप परेशान मत होइए, ऐसे ही चीजें हम करते रहेंगे सीरीज में, ताकि प्रैक्टिस करवाते रहें एमसीक्यूज के थ्रू, और आपका पूरा रिवीजन हो जाए। 30 सितंबर से पहले आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ये है हमारा मतलब कि इंस्टाग्राम, और लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो इस पे आप मतलब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।